उत्तर प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया। अब पूरे यूपी में शुक्रवार रात 7 बजे से मंगलवार सुबह 9 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। विश्वस्त सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार 3 मई से 20 मई तक पूर्ण लॉकडाउन कर सकती है। ऑक्सीजन की कमी और हॉस्पिटल में बेड की कमी को देखते हुए रिलायंस फाउंडेशन ने जामनगर गुजरात में 1000 बेड की क्षमता वाला कोरोना अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। अगले रविवार तक 400 बेड का अस्पताल बनकर तैयार भी हो जाएगा। 400 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर एक सप्ताह के भीतर जामनगर में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिषद में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद 600 बिस्तरों का दूसरा कोविड केयर जामनगर में एक अन्य स्थान पर अगले 2 हफ्तों में शुरू हो जाएगा। इसमें मरीजों को मुफ्त इलाज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण बेहद ही खतरनाक होता जा रहा है। बीते एक हफ्ते से कोरोना वायरस से संक्रमित उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ IAS अफसर दीपक त्रिवेदी का आज निधन हो गया। वह लखनऊ के संजय गांधी PGI में भर्ती थे। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण भारतीय जनता पार्टी के औरैया सदर से विधायक रमेश चंद्र दिवाकर के बाद लखनऊ मध्य से विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव और बरेली नवाबगंज से विधायक केसर सिंह के बीते दिनों निधन के बाद बुधवार को पीलीभीत में पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद का निधन हो गया। 5 बार विधायक रहे हाजी रियाज अहमद को बरेली के नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन के बाद संजय गांधी PGI लखनऊ में वरिष्ठ IAS अफसर दीपक त्रिवेदी ने दम तोड़ दिया। सरकार के सभी आंकड़े एकदम गलत। ना कहीं इलाज हो रहा है और ना कहीं टेस्टिंग हो रही। शमशान घाटों पर 100 की लाइन लगी है। लोग इलाज के अभाव में सड़कों पर तड़प कर मर रहे हैं। इस पर भी योगी सरकार का दावा कि यूपी में मरीज कम हो रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि जांच ही नहीं हो रही और जो जांच हो भी रही है उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही। मरीज जांच में कम हो रहे हैं और शमशान में बढ़ रहे हैं। शमशान घाटों पर दिल दहला देने वाला, हृदय की धड़कनें रोक देने वाला दृश्य है। फिर भी सरकार कह रही है कि अफवाहें फैलाई जा रही। सरकार के आंकड़े कागजों पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। न्यायालय द्वारा जिस प्रकार की टिप्पणियां पिछले दिनों की गई हैं, उससे तो अब साफ तौर पर लगने लगा है कि देश और यूपी में हिटलर शाही हो रही है और सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रहकर सिर्फ चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही है। पूरे देश में कोरोना संक्रमण अब एकदम बेकाबू हो चुका है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। सरकार भी हर गंभीरता को अच्छी तरह समझ रही है। लोग घबराए ना, इसलिए आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत जो कुछ भी है उससे एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि अब सब कुछ नियंत्रण के बाहर हो गया है। चुनाव को लेकर कई संवैधानिक बाध्यताएं हैं, लेकिन आज चुनाव भी समाप्त हो जाएगा और कोरोना भी नियंत्रण के बाहर होकर तांडव मचा रहा है। अब केवल मन को दिलासा देने का समय समाप्त हो चुका है। अब सच्चाई का सामना करने का समय है और इस समय कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है सिवाय अंतिम विकल्प के, और वो है संपूर्ण लॉकडाउन कुछ सप्ताह के लिए। अब दवाई भी कड़ाई के साथ जान है तो जहान है। सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग और विशेषज्ञों की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भी अभी कोरोना के चरम पर पहुंचने का समय आ रहा है और सरकार जल्द ही देशव्यापी अथवा जिन शहरों में अधिक संक्रमण है पूर्ण लॉकडाउन के अंतिम विकल्प का निर्णय लेगी, ताकि सुनामी की गति से भाग रहे संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिल सके। भारत में कोरोना की सुनामी कहा जाए, यह सुनामी से भी बड़ा विकराल रूप बनकर सामने आया है और दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 3,80,000 से अधिक संक्रमित पाए गए, जो अब तक दूसरा बड़ा रिकॉर्ड है और भारत अब विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में मौत का आंकड़ा भी 3,596 का है। इसी के साथ सक्रिय मामलों की संख्या भी 30 लाख पहुँच गई है, जो बेहद चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश में 29,824 नए मरीज मिले हैं। बस राहत की बात यह है कि 33,903 डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बुधवार को 266 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र और दिल्ली में भी हालात रोज बिगड़ते जा रहे हैं और स्थिति अब बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी है। रोजाना डिस्चार्ज होने वाले आंकड़ों पर नज़र डालें तो सिर्फ मन को बेहाल करने वाली बात है कि, लेकिन वास्तविक स्थिति को देखा जाए तो कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि मौत का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में कई सामाजिक संस्थाएं आगे आकर मदद कर रही हैं। कोई फूड पैकेट बांट रहा है तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा है। ऐसी एक NGO है हेल्पिंग केयर वेलफेयर फाउंडेशन, जो दिल्ली के सभी थानों में फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रही है।
ताकि इमरजेंसी आने पर अफसर इन सिलेंडर का इस्तेमाल कर सके। गाजियाबाद में भी कोरोना काल में एक अनूठा प्रयोग किया गया है। अब अस्पताल के पास ऑक्सीजन खत्म हो रही है। ऐसे समय में एक एनजीओ अब सड़क पे ही लोगों को ऑक्सीजन दिलवा रही है और एक सिलेंडर के जरिए 16 जिंदगियां बचाई जा रही हैं। WHO और यूनिसेफ के सहयोग से भारत में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 7,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 500 नोजल डिवाइस के साथ ऑक्सीजन पैदा करने वाले पौधे भेजे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बेकाबू होते हालात को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से महाराष्ट्र में मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट, लैब और 2600 फील्ड ऑफिसर भेजे जा रहे हैं। भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की टीमें भी सक्रिय हो गई हैं। अमेरिका के अलावा जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, रूस भी भारत को ऑक्सीजन से जुड़े उपकरण भेज रहे हैं, जिनके आज पहुंचने की उम्मीद है। कोरोना वायरस से बिगड़े देश के हालात को देखते हुए भारत सरकार की डिप्लोमेसी, WHO की अपील के बाद अमेरिका के रुख में परिवर्तन आया है। अमेरिका ने पूरी तरह से भारत की मदद करने का फैसला किया है। अमेरिका से वैक्सीन की कितनी डोज मिलेगी, इसकी निश्चित संख्या अभी तक नहीं कही जा सकती, लेकिन इतना जरूर है कि भारत को एक बड़ा हिस्सा मिलने जा रहा है। भारत में कोरोना की स्थिति को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जो बातचीत हुई है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को हर संभव मदद देने की बात कही है। अमेरिका वैक्सीन की जितनी डोज सप्लाई करने वाला है, उसका करीब 35% हिस्सा भारत को मिलेगा। रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने DRDO के माध्यम से 500 बेड का कोविड अस्पताल का कार्य लखनऊ अवध शिल्प ग्राम में अंतिम चरणों में है और 30 अप्रैल से काम करना भी शुरू कर देगा। अस्पताल को मिशन मोड पर तैयार करके शीघ्र ही कोविड मरीजों को सुचारू रूप से उपचार उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए स्वयं रक्षा मंत्री निरंतर DRDO अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ले रहे हैं। कोविड मरीजों की भर्ती के लिए 3 ब्लॉक और जर्मन हैंगर्स से AC युक्त पंडाल बनाया गया है। 2 ब्लॉक में ICU के 150 बेड होंगे और अन्य ऑक्सीजन वाले मरीजों के लिए होगा, जिसमें बेड और मॉनिटर लग गए हैं और प्रत्येक बेड तक ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। वेंटिलेटर, टेस्टिंग इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग लैब, ICU ब्लॉक, हर एक बेड पर मरीजों की दवा और रिकॉर्ड रखने वाली ट्रॉली भी व्यवस्था हो चुकी है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम भी पूरा हो चुका है, जिसके तहत 20,000 लीटर ऑक्सीजन टैंक इंस्टॉलेशन अवध शिल्पग्राम परिसर में किया गया है व एक और 20,000 लीटर ऑक्सीजन टैंक लगवाया जाएगा। भारतीय सेना के 17वें कुमाऊं रेजिमेंट के संस्थापक 96 वर्षीय वयोवृद्ध सैन्य ब्रिगेडियर आत्मा सिंह का सोमवार को दिल्ली के आनंद विहार स्थित घर पर निधन हो गया। इसके कुछ देर बाद ही उनकी पत्नी सरला आत्मा 84 वर्षीय ने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों पति पत्नी कोविड संक्रमित थे। दोनों का संक्रमण के 1 हफ्ते के अंदर ही निधन हो गया। दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर रखकर सेना द्वारा किया जाएगा। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बुधवार देर रात सिंह के खिलाफ मुंबई पुलिस के एक इंस्पेक्टर BR घडगे की शिकायत पर SC एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। घडगे ने हाल में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी लिख परमवीर सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अब इन आरोपों को लेकर परमवीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। परमवीर सिंह के साथ ही 32 अन्य पुलिसकर्मियों पर भी FIR की गई है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले में 8 महीने की गर्भवती महिला डॉन के 2 दिन पहले हुए कत्ल का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें 4 पतियों की पत्नी को उसके चौथे पति ने सरेराह गोलियों से भून डाला। उसके बाद आरोपी खुद ही मैं हथियारों के सरेंडर करने थाने जा पहुंचा। इस हमले में एक और शख्स भी जख्मी हो गया। कत्ल की गई महिला 2 दिन पहले ही तिहाड़ जेल से पैरोल पर छूटकर बाहर आई थी। पुलिस के मुताबिक चारों पतियों को काबू में रखने के लिए महिला एक पति से दूसरे को अक्सर ठिकाने लगवाने की धमकियां देती रहती थी। हत्या की दूसरी वजह साली के साथ कातिल के अवैध संबंध होना भी पता चल रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में डबल हेडर मुकाबले में आज दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम धमाल फॉर्म में चल रही दिल्ली कैपिटल से खेलेगी। दिल्ली को बैंगलोर के खिलाफ करीबी मुकाबले में हार मिली थी, तो वहीं कोलकाता ने पिछले मैच में पंजाब किंग्स को हराया था। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।